हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर में हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे। ये लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। There we had started with a notion we all have that if we see something moving, it is alive। यहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो हम मानते हैं कि वो अलाइव होती है, यानी जीवित होती है। सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ के कारण होते हैं, जैसे कि प्लांट में अगर ग्रोथ होती है, प्लांट बढ़ता है, तो हमें लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। ए सीड जर्मिनेट एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज। एक जो सीड होता है यानी बीज होता है, वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद वो ग्रो करता है, और हम ये देखते हैं कि जो सीडलिंग होती है वो कुछ दिनों के बाद मूव करने लगती है। यानी सीड के बाद जो छोटा पौधा निकलेगा उसे सीडलिंग कहेंगे, और जब सीडलिंग जैसे जैसे ग्रोथ करता रहेगा तो हमें लगेगा कि वो मूवमेंट शो कर रहा है। इट पुशेस सोइल असाइड एंड कम्स आउट। जो सीडलिंग होता है वो सोइल को एक तरफ पुश कर देता है और सोइल से बाहर निकल जाता है, ये इसका मूवमेंट होता है। बट इफ़ इट इस ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन। अगर सीडलिंग की ग्रोथ रुक जाए तो जो ये मूवमेंट हमें दिखते हैं ये कभी भी नहीं होंगे। सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स में मूवमेंट्स या फिर कुछ प्लांट्स में मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये ग्रोथ से जुड़े हुए नहीं होते, उन मूवमेंट को हम ग्रोथ नहीं कह सकते। ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स एनिमल्स में देखे गए हैं, जैसे कि ए कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज चीविंग कड। दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। जैसे कि कोई बिल्ली दौड़ रही है, या फिर जो चिल्ड्रंस हैं वो झूले पर झूल रहे हैं, बफेलोज कड़ को खा रही है, चबा रही है। तो जो ये मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ के कारण नहीं होते, इन्हें हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। बिल्ली के भागने को जो चिल्ड्रंस हैं वो झूले पर झूल रहे हैं, बफेलो जो घास चबा रही है उसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते। ये है तो मूवमेंट लेकिन ग्रोथ से जुड़े हुए नहीं है। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। तो जो ये मूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, इन मूवमेंट्स को हम लाइफ से किस तरीके से जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं। ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रेस्पॉन्स टू ए चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका एक पॉसिबल आंसर है कि हम मूवमेंट को सोचते हैं, हमें लगता है कि जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंज के कारण हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा तो वो मूवमेंट शो करेगा, ऐसा हमें लगता है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन ए माउस। जो कैट है वो इसलिए दौड़ रही होगी क्योंकि उसने चूहा देख लिया होगा, ये इसका कारण हो सकता है कैट के दौड़ने का, कि कैट के जो आसपास का वातावरण है उसमें चेंज हुआ, यानी कैट ने चूहे को देखा तो वो दौड़ने लगी। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage। इसके अलावा हम मूवमेंट को ये भी सोचते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो उनके आसपास एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चेंज को अपने एडवांटेज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी हमें लगता है। प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। जो प्लांट्स है वो सनशाइन में ग्रो करते हैं। जैसे जैसे सीडलिंग सॉइल से बाहर निकलेगी उस पर सनशाइन पड़ेगी, सनशाइन उस पर पड़ेगी तो उसके एनवायरनमेंट में चेंज होगा, और इस एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है इसको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो झूलते हुए उन्हें खुशी महसूस होती है और वो झूलने में आनंद प्राप्त करते हैं। बफेलोज च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। जो बफेलोज है वो लिकड़ चबाते हैं जिससे कि जो टफ फूड है उसको वो तोड़ सकें और उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। जब हमारी आंखों पर ब्राइट लाइट पड़ती है, जो
हमारी आंखें हैं, अगर उन पर ब्राइट लाइट पड़ जाए, फोकस हो जाए, या फिर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें, तो हमें जो है चेंज महसूस होता है। हम कुछ ना कुछ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, उसमें चेंज करेंगे, हम बॉडी की फंक्शनिंग में चेंज करेंगे, और इस चेंज के अगेंस्ट हम रेस्पॉन्स करेंगे, जिससे कि जो हमारी बॉडी है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकें। अगर हमारी आंखों पर ब्राइट लाइट पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, या तो आंखों को बंद कर लेंगे या फिर आंखों को दूसरी तरफ घुमा लेंगे, जिससे हम अपनी आंखों को ब्राइट लाइट से बचा सकें। तो ये क्या हो रहा है, ये इस चेंज पर हमारी बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है, मूवमेंट कर रही है। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम अपना हाथ एकदम पीछे खींच लेते हैं, जिससे हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से बचा सकें, जलने से बचा सकें। तो हमारे हाथ के जो एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें चेंज हो रहा है, और हम अब उसको बचाने के लिए, अपने हाथ को बचाने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. अगर हम इन मूवमेंट के बारे में कुछ और सोचें तो हमें ये पता लग जाता है कि जितने भी मूवमेंट एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में हो रहे हैं, इनको हमारी बॉडी केयरफुली कंट्रोल कर रही है। ये हमारी बॉडी इन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। कोई भी एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उस एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट होता है, उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट करती है। When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. जब भी क्लास में हम अपने दोस्तों से बोलते हैं तो हम फुसफुसाते हैं, ना कि तेजी से चिल्लाते हैं। ये एनवायरनमेंट की वजह से तो हो रहा है। क्लास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर हम तेजी से चिल्ला नहीं सकते, वहाँ पर हम फुसफुसाएंगे। Clearly the movement to be made depend on the event that is triggering it. तो जो भी मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि इवेंट कहाँ पर हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इवेंट की सिचुएशन क्या है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। तो जो ये कंट्रोल्ड मूवमेंट हो रहे हैं, ये हमेशा जो अलग अलग इवेंट्स है जो एनवायरनमेंट में होते हैं उनसे जुड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इवेंट से जुड़े हुए होंगे एनवायरनमेंट के, तभी तो वो मूवमेंट कंट्रोल हो पाएगा, तभी तो उस एनवायरनमेंट के इवेंट के रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट होना चाहिए, जो स्पेसिफिक मूवमेंट होना चाहिए वो हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब मूवमेंट और इवेंट आपस में जुड़े हुए होंगे। उसके बाद इन जो ये रेस्पॉन्स हो रहे हैं इनके उसमें करेक्ट मूवमेंट हमारी बॉडी शो करेगी। इन अदर वर्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। या दूसरे शब्दों में कहें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे सिस्टम्स को यूज करते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं और उन फंक्शनिंग के रेस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट में चेंज के रेस्पॉन्स में वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करते हैं। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल प्रिंसिपल को ध्यान रखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला है एनिमल्स नर्वस सिस्टम, एनिमल का नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्सेज को कैरी करता है, दिमाग के पास ले जाएगा, फिर दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उसके बाद वापस से ऑर्गन के पास ले आएगा। जैसे कि आपने किसी गर्म चाय को टच किया तो एकदम से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए ब्रेन के पास जाएगी। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वापस से हमारे ऑर्गन पर भेजेगा और हमें पता लग जाएगा कि ये चाय गर्म है। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9. Animals में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में, इसको नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज प्रोवाइड कराते हैं। इनके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है। टचिंग ए
हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस और अर्जेंट सिचुएशन होती है, उसके अगेंस्ट एकदम से एक्शन लेना होता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हमें इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना होता है कि वो कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ गर्म है, हॉट है, और इसके अगेंस्ट हमें रेस्पॉन्स करना होता है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि जो चीज़ हम टच कर रहे हैं वो हॉट है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल। सभी इन्फॉर्मेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में है उनको हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनको नर्व सेल कहते हैं, वो डिटेक्ट करती है। नर्व सेल के जो टिप वाले पोर्शन होते हैं वो इनको डिटेक्ट करेंगे। These receptors are usually located in our sense organ such as the inner ear, the nose, the tongue and so on। जो ये रिसेप्टर होते हैं, नर्व सेल के रिसेप्टर्स, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे जो इनर ईयर होते हैं, हमारा जो नोज़ हो गया, टंग हो गया, हमारी स्किन हो गई, इनको ये डिटेक्ट करते हैं। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो तो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के नाम है, ये स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, सुगंध को। This information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse। तो जो इन्फॉर्मेशन नर्व सेल का जो डेंड्रिटिक टिप होता है, डेंड्रिट के टिप वाला पोर्शन होता है, उस पे ये आकर एक्वायर्ड होती है, ये इसको अचीव करता है, रिसीव करता है। उसके बाद इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर देता है। This impulse travels from the dendrit to the cell body and then along the axon to its end। जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ये डेंड्रिट से सेल बॉडी में जाता है। नर्व सेल की जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से होता हुआ फिर ये उसके एक्सोन में चला जाता है, उसके बाद एक्सोन के एंड तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा, At the end of axon, the electrical impulse set off the release of some chemical। एक्सोन के एंड में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। These chemical cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrit of the next neuron। जो ये केमिकल्स होते हैं ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है या फिर जो सिनेप्स होता है उसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद ऐसा ही सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट में जनरेट कर देते हैं। अब मैं ये डायग्राम से आपको बता देता हूँ, डायग्राम से इजीली समझ आएगा। ये हमारा एक न्यूरॉन है, नर्व सेल का न्यूरॉन। न्यूरॉन में सबसे पहले क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ये आप डेंड्रिट देख रहे होंगे, ये आप सेल बॉडी बीच में, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये आप देख रहे होंगे ये होती है एक्सोन, और ये एक्सोन के एंड वाले पार्ट जिन्हें नर्व एंडिंग कहते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डेंड्रिट के जो टिप वाले पोर्शन है, ये टिप वाले पोर्शन है, यहाँ पर एक्वायर होगी। यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई, सबसे पहले ये आ गई इंफॉर्मेशन। डेंड्रिट में इंफॉर्मेशन आने के बाद यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हो गया। फिर जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्रिट से सेल बॉडी में चला जाएगा। सेल बॉडी से होता हुआ वो एक्सोन में जाएगा। एक्सोन से होता हुआ वो एक्सोन के जो एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोन के जब एंडिंग पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होंगे और ये केमिकल्स यहाँ पर जो गैप्स है, यहाँ पर जो सिनेप्स है, उसको क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। पास करने के बाद जो इससे अगला न्यूरॉन होगा उसमें वही इसी प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस न्यूरॉन में ये जनरेट कर देंगे। ये मान लीजिए हमारा ये सेकंड न्यूरॉन है जो इससे जुड़ा हुआ है, ये इसकी डेंड्रिट्स हैं, और यहाँ पर होता है सिनेप्स।
ये इसका सिनेप्स है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ तक पहुँच गया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। ये केमिकल्स दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको पास करेंगे। पास करने के बाद ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन के पास पहुँच जाएंगे। दूसरे न्यूरॉन्स के पास पहुँचने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसमें जनरेट हुआ था, इसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस न्यूरॉन में जनरेट कर देंगे और वो फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस न्यूरॉन से पास हो जाएगा। इस न्यूरॉन से वो तीसरे न्यूरॉन के पास पहुंचेगा। ऐसे ऐसे न्यूरो सेल के बीच में जो इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो पास होती रहती है। ये हमारा प्रोसीजर होता है। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। ये एक जनरल स्कीम है जिससे जो नर्व इम्पल्सेज है वो बॉडी में ट्रेवल करते हैं। ये हमें याद रखना है। ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल। इसी प्रकार के जो सिनेप्स होते हैं वो फाइनली क्या होता है, जो इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन से दूसरी सेल्स में चला जाता है, सच एज मसल सेल्स या फिर ग्लैंड, मसल सेल्स में या फिर ग्लैंड में। ये न्यूरॉन से पास होता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, ये इम्पल्स पास होता हुआ फाइनली मसल सेल्स के पास या फिर ग्लैंड सेल के पास पहुंच जाता है। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell और neurons। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से मिलकर बने होते हैं। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स से मिलकर बना होगा। न्यूरोस नर्वस टिश्यू की यूनिट होती है। एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। और जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इम्पल्स बन रहा है, ये जंक्शन बन रहा है। ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है। इन्फॉर्मेशन जो है न्यूरॉन से पास होती आ रही है। ये न्यूरॉन्स के जो हैं टर्मिनल है। यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में ये जंक्शन है। फाइनली जो इन्फॉर्मेशन आएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में वो फाइनली जो मसल्स फाइबर्स हैं, हमारे मसल सेल्स हैं, उन पर पहुँच जाएगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये सिनेप्स बना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन है ये सिनेप्स के द्वारा पास होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लुक एट फिगर 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। 7.1a फिगर देखनी है और हमें न्यूरॉन के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पहला, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जहां पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है? तो न्यूरॉन का डेंड्रिट के टिप वाला पोर्शन है जहां पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है। दूसरा इसमें दिया गया है थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस पार्ट के द्वारा ट्रेवल करती है न्यूरॉन के? तो वो सबसे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो सेल बॉडी से और एक्सोन से इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा पास होगी। उसके बाद थर्ड है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। कहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है आगे पहुँचाने के लिए? वो होता है एक्सोन की जो नर्व एंडिंग होती है। यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। अब एक्टिविटी 7.1 इसमें पूछा गया है पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। अपने मुंह में कुछ शुगर लीजिए तो बताना इसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अपनी फिंगर और थंब का इस्तेमाल करके अपने नाक को बंद कर लीजिए। उसके बाद शुगर को दोबारा खाइए। क्या आप इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस पाते हैं? पहले तो नाक खोलकर शुगर खानी है, फिर नाक बंद करके शुगर खानी है, फिर उसके टेस्ट में डिफरेंस बताना है। थर्ड, वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे। लंच खाते समय, फूड खाते समय अपने नोज़ को इसी तरीके से ब्लॉक कीजिए, फिर नोटिस कीजिए कि आप उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस पाते हैं। पहले तो जो फूड खाना है वो नाक को खोलकर खाना है, फिर जो फूड खाना है वो नाक को बंद करके खाना है। तो इसका आंसर ये है, इसमें हमने ऑब्जर्व किया जब हम शुगर को नाक बंद करके या फिर नाक खोलकर जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। जबकि हम फूड को जब हम नाक बंद करके खाएंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। फूड को अगर हम नाक खोलकर खाएंगे तब उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगा। ऐसा इसलिए होता है जब हम फूड को अपने माउथ के पास लाते हैं तो हमारी बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी टंग के जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे और नोज के जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे वो सेंसरी सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो इस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा और हमें फूड के बारे में बताएगा।
फूड में जो है टेस्ट भी होता है और स्मेल भी होता है। इस टेस्ट और स्मेल के कारण जो फूड है वो दोनों केसेस में डिफरेंट होगा, उसका टेस्ट दोनों केसेस में डिफरेंट हमें पता लगेगा। जबकि जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी टंग में जो स्वीट सेंसर होते हैं वो हमें बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या है, वो हमें बताते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो शुगर है। और जो शुगर होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, शुगर में कोई भी स्मेल नहीं होती। तो हम जब हम नाक बंद करके खाएं या फिर नाक खोल कर खाएं तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा, क्योंकि शुगर में कोई भी स्मेल नहीं है, इसी कारण उसके टेस्ट में डिफरेंस नहीं पता लगता। इज देयर डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड, ये हम देख चुके हैं। इफ सो व्हाई मट दिस हैपनिंग, रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस, ये हमने पढ़ चुके हैं। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड, जब आपको सर्दी हो जाए क्या आपको ऐसी सिचुएशन आपको पता लगेगी। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।